हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रूरल क्रेडिट। ऑलरेडी हमने पार्ट वन में इसका जो प्रीवियस टॉपिक है पूरा क्लियर कर लिया है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर आके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। और अगर किसी को प्रीवियस चैप्टर की अगर वीडियोज़ देखनी है तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का। चलिए आप स्टार्ट करते हैं रूरल क्रेडिट। देखिए, आपके इस वर्ड में ही बहुत चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि रूरल क्रेडिट। रूरल आपको मतलब है गांव वाले इलाके, क्रेडिट मतलब होता है लोन फैसिलिटी। कि लोन फैसिलिटी कैसी है। देखिए आपको सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, रूरल एरियाज़ में लोग करते हैं। अच्छा, रूरल एरियाज़ में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे क्या है, अगर लोगों के पास लोन फैसिलिटी इजी नहीं है, अगर उन्हें पैसा अच्छे से नहीं अवेल कर पा रहे हैं ऐसा लोन, तो एग्रीकल्चर भी हमारा वीक हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूरल क्रेडिट को हमारे एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। तो इसलिए हम रूरल क्रेडिट को कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हम क्या कवर कर लेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे कि जो रूरल क्रेडिट है वो कौन कौन इसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से इसे लिया जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, बेसिकली ये दो जगह है जहाँ से आप रूरल क्रेडिट या पैसा जो उधार है बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मतलब कि जो रूरल क्रेडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई देर इज़ नीड। सबसे पहले हम नीड पढ़ लेंगे, नीड क्या होती है, क्यों होती है नीड। दूसरी बात है इसके सोर्सेज। तो यही दो टॉपिक हैं हमारे बेसिकली इसके अंडर, रूरल क्रेडिट के अंडर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अबाउट द 52% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द बोरोड फंड इन 2013। तो करीब 7 साल पहले का डाटा है जो ये बताता है कि 52% जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के लोग जो हैं उधारी पे या उधार पे अपना जो है ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर ये रूरल क्रेडिट अच्छा ना हो, अगर इसको प्रॉपरली इसे ना रेगुलेट किया जाए, ना मैनेज किया जाए, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा इनकी दिक्कत आएगी और कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, जिसमें 52% में मैक्सिमम आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, या कह सकते हैं द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस और रूरल एरियाज़। ठीक है, आपको अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सवाल होता है कि आखिरकार जो एग्रीकल्चरिस्ट है या स्मॉल फार्मर्स है उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है, वाई देर इज़ रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसको दो बेसिकली चार हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, बेसिकली पांच। और उसके अंडर टू कैटेगरीज में इसे मेनली जो है बेसिक उसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है, देखो वर्ड से समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर फार्मर है, उसे क्या चाहिए, पेस्टिसाइड के लिए पैसा चाहिए, उसे सीड्स के लिए पैसा चाहिए, उसे हार्वेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिव यूज़ होगा। अच्छा, नॉन प्रोडक्टिव क्या होते हैं, यहाँ कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अनप्रोडक्टिव होता है जब फार्मर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उठाता है ना। अब पर्सनल यूज़ भी हो सकता है उसकी बेटी की शादी हो सकता है उसके घर पे कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है किसी का बर्थडे ठीक है, हो सकता है किसी का फ्यूनरल हो। सो कोई भी दुख सुख का जो भी कोई भी आप कह सकते हो मौका हो, उसके लिए भी उसे क्रेडिट के लिए ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस वो होता है हमारा अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए जो कि फाइनेंस है उसे फार्मर्स को चाहिए होता है। तो प्रोडक्टिव क्रेडिट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जब आपको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आपको खरीदनी होती हैं तो वो क्या होता है हमारा, दैट एक्सपेंडिचर इट्स कॉल्ड द बेसिकली योर प्रोडक्टिव। इवन इट इंक्लूड्स द डिगिंग ऑफ वेल्स, अगर आपको फेंसिंग करनी है अपने फार्म की, ठीक है, कई जगह पे जंगली जानवर जो है फसलें ख़राब कर देते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, तो उस सब का जो है वो भी खर्चा क्या होता है, या अगर उसके लिए उसे बेसिकली लोन चाहिए तो वो आपका प्रोडक्टिव क्रेडिट के अंडर आएगा। दूसरा है, अगर फार्मर्स को वेरियस जैसे नॉन प्रोडक्टिव हो गए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैरिजेस हो गए, लिटिगेशंस हो गए, लिटिगेशन मतलब स्मॉल फैमिली फंक्शन या गैदरिंग, फ्यूनरल्स हो गए, शादी हो गई, मतलब दुख सुख के हर एक मौके में किसान या स्मॉल फार्मर या एक जो रूरल एरिया में रहने वाला इंसान, उसे भी पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए भी। तो यूजुअली ही ऑल्सो टेक्स द लोन फॉर दैट पर्पसेस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप पैसे उसे ज़रूरत क्यों है, तब तक आप पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। दूसरी बात है शॉर्ट टर्म।
कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली, हमें फार्मर्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका चैप्टर ही आपका एग्रीकल्चर पे है। तो फार्मर्स को कई बार शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है लोन, कई बार मीडियम के लिए चाहिए होता है, कई बार लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो अब इसको पीरियड को डिफाइन कैसे करें आप, है ना। अब आपको पता है कि अब ये है आपका टाइम के हिसाब से, ये टाइम क्या कैसा क्या टाइम पीरियड के व्यू के हिसाब से है, शॉर्ट पीरियड, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट तो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और आपका लॉन्ग टर्म है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि कोई लोन शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, भैया उसको बता देते हैं, बहुत सिंपल है। उसका बेसिकली टाइम पीरियड एक डिफाइन किया गया है। अगर वो 15 महीने के लिए फंड्स लेता है, लोन्स लेता है, तो वो क्या है हमारा, क्या माना जाएगा, शॉर्ट पीरियड। यस, वेरी गुड। और दूसरी बात है, अगर उसे 15 महीने से 5 साल के लिए चाहिए इस टाइम पीरियड के बिटवीन, तो वो क्या है आपका मीडियम पीरियड फंड हो गया, या मीडियम पीरियड लोन या क्रेडिट के अंडर आ जाएगा आपका। और अगर उसे 5 साल से ऊपर के लिए फंड चाहिए या लोन चाहिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म फंड्स। और एक बात ध्यान रखिए, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, ये एसेट्स बनाते हैं फार्मर्स। जैसे ट्रैक्टर खरीद लिया, है ना, ट्रैक्टर्स खरीद लिए, फिर अपनी ज़्यादा ज़मीनें खरीद ली, या अपनी जो ज़मीन है आपने क्या दी होती है, लीज़ पे दी होती है ना। लीज़ पे दी, लीज़ इन द सेंस मतलब आपने क्या होता है इस कि यू हैव गिवन द फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और आपने उससे पैसे लिए होते हैं फार्मर ने, तो कुछ साल बाद उसे फार्मर को वो पैसा चुका के अपनी ज़मीन वापस लेनी होती है। तो इस सब चीज़ों के लिए भी वो किसान को एक पैसा चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली वो आपका 15 से 20 साल का जो टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, उसके अंडर जितना जो फंड्स लेता है वो हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट आ जाता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, तो आपने ये देख लीजिए कि रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, परचेस ऑफ एक्सपेंसिव मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेल्स, ट्यूब वेल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। चलिए अब आ जाइए कि सोर्स, अब फार्मर को पैसा कहाँ से मिलेगा। हमने डिस्कस कर लिया कि उसे ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। अब बात करेंगे उसके सोर्सेज क्या हैं। देखिए, दो सोर्सेज है जहाँ से वो पैसा ले सकता है। एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है, एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। देखिए, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर जहाँ पे रूल्स होते हैं, प्रॉपर इसकी एक टाइमिंग होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। अच्छा, नॉन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये आपका होता है, मान लीजिए आपने किसी फार्मर ने अपने दोस्त से पैसा उठा लिया, तो वो क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशन है। किसी मनी लेंडर से ले लिया, किसी साहूकार से ले लिया, है ना, किसी ज़मींदार से ले लिए, तो वो सारा पैसा जो फार्मर उठाता है कोई भी पर्पज़ के लिए, है ना, कोई भी टाइम पीरियड के लिए, तो वो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। और जब वो किसी पैसा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या गवर्नमेंट की बेसिकली कोई लोन स्कीम्स हैं, अगर या गवर्नमेंट से अगर वो पैसा लेता है, लोन लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वर्ड से ही पता लग जाएगा आपको इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एक डाटा देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1950 और 51 में 93% लोग नॉन इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते थे। देख रहे हैं आप, 93%, और 7% बस इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, सरकार हो गई, है ना, ये हो गए आपके साहूकार, रिश्तेदार, है ना, आपके फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की जो चांसेस होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, और यहाँ पे बहुत कम होते थे। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी बहुत हाई होती थी, यहाँ बहुत कम होती थी। चलिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीपली अभी मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ये तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाता हूँ जो आ रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, एनएसएसओ ने 70th राउंड डाटा निकाला। ठीक है, एनएसएसओ एक ऐसा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डाटा कलेक्ट करता है हमारी कंट्री में। अब इसको मर्ज कर दिया गया है सीएसओ के साथ। सीएसओ और एनएसएसओ को क्या मर्ज करके क्या बना दिया गया है आपका, एन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनएसओ बना दिया गया है। ठीक है, ओके, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अब इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है एनएसओ। ठीक है, चलिए, अब उसने क्या किया, पहले तो एनएसएसओ होता था, तो उसने डाटा प्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग अब जो है 40% जो है लोग नॉन इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, और 60% जो है इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। देखिए, पहले 93% लेते थे और 7%, है ना, 7% इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उसके बाद जब एनएसएसओ ने 70th राउंड डाटा प्रेजेंट किया कुछ सालों बाद, तो 60% इंस्टीट्यूशन से शुरू हो गए और 40% नॉन इंस्टीट्यूशन से शुरू हो गए, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले क्या मेनली आपके आते हैं, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स आपको पता होते हैं, साहूकार, है ना, जो आपको पैसे उधार देते हैं। अगर आप मान लीजिए, तो क्या होते थे, ये क्या होते हैं, बेसिकली एक तरह के ट्रेडर्स होते हैं जो हर गांव में मिल जाते हैं आपको। आप क्या कर सकते हो, इससे पैसा उधार ले सकते हो अपने पर्पसेस के लिए, जो भी आपको चाहिए। और दूसरी बात है, ये डाटा देखिए कि 1950-51 में 70%
है ना। 70% जो आपका लोग थे, 93%, देखिए पूरा आपको पता है नॉन इंस्टीट्यूशन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसमें से 70% आपका मनी लेंडर से लेते थे, है ना। जो कि उसके बाद आपका बात धीरे धीरे चेंज हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ, और अब क्या है, ये 26% पे आ गया है। अब रीसेंट डाटा आप और देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। चलिए, उसके बाद आता है लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स आपको पता है बहुत बड़ी, जिनके बहुत बहुत बड़ी ज़मीनें होती हैं, ठीक है, दे आर कॉन्ड दे आर द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या जो गांव के लोग होते हैं, उन्हें भी लोन प्रोवाइड करते थे, है ना। तो ये भी एक तरह का सोर्स था नॉन इंस्टीट्यूशन का। ओके, तो दे वर ऑल्सो वेरी फेमस। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, जो नॉन इंस्टीट्यूशन में था ना, ये क्या करते थे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत हाई चार्ज करते थे, है ना। दूसरी बात, उनकी ज़मीनें जो है, लैंड, वो कैप्चर कर लेते थे, ठीक है, ज़मीनें पूरे जो लैंड कैप्चर कर लेते थे। और दूसरी बात है, ये इन्हें कंपेल करते थे कि हाँ, आपकी जो फसल आप उगाओगे वो हमें ही बेचोगे, वो भी कम रेट पे, है ना। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि दे वर इवन फोर्स अ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द लो रेट्स एज द कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग लोन्स, कि हम आपको लोन तभी देंगे जब हाँ बदले में आप अपनी फसल हमें सस्ते रेट पे देंगे। मतलब वो पैसा तो देना ही देना है, उल्टा जो आपकी जो फसल है वो उसे सस्ते रेट पे दो। तो देखो कितना एक्सप्लॉयटेशन है। अब भैया फार्मर्स क्या करें, फार्मर्स को तो लेना ही है ना, उसे अपनी टेम्पररी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे निकालनी है, अपने से दूर करनी है। तो वो क्या करता था, इनसे पैसा लेता था, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो ये करीबन 23% था 1950 में, और कम होते होते 14% पे अब आ गया है। तो देखो 93% जो लोग टोटल लेते थे, है ना, सबसे पहले, उसमें 70% क्या है, आपके मनी लेंडर्स थे, और 23% आपके क्या, आपका जो है, आपके हैं लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद ये चेंज हुआ, इसके बाद ये 26% रह गया है, और ये कितना रह गया आपका, 14% रह गया है। चलिए, ठीक है, अब आपको अब समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब ये है, अब आपने बोलोगे सर ये इतना ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम कर रहे हैं फार्मर्स को, लेकिन फिर भी लोग क्यों खरीद रहे हैं। इसके फ़ायदे देखिए, कुछ इसके फ़ायदे भी थे। देखिए, तो सबसे पहले फ़ायदा क्या था, मनी लेंडर लैंडलॉर्ड्स आर प्रिपेयर टू एडवांस लोन, वो ईजिली लोन दे देते थे, है ना। अब बैंक में जाएंगे तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 100 जगह सिग्नेचर करने पड़ेंगे, यू हैव टू ब्रिंग द गारंटर्स, आपको गारंटर्स लाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे टेंशन नहीं होती। अब फार्मर मान लीजिए उसके पास टाइम नहीं है ना, कितने चक्कर लगाएगा, तो भागता हुआ जाता था मनी लेंडर के पास, पैसे ले लेता था, लैंडलॉर्ड्स के पास जाता था, पैसे ले लेता था। अब दूसरा पॉइंट है, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स आर इजीली एक्सेसिबल, है ना, ईजिली एक्सेसिबल, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, उनका कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते थे, वो गाँव में ही रहते थे, तो उनको आराम से एक्सेस कर सकते हो आप। तीसरा था कि मेथड ऑफ बिजनेस इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, जाओ बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करो, और बेसिकली उनको क्या कर दो, एक बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ भी क्या होती थी, एक जो अपना थंब इंप्रेशन लगाना होता था, और बस पैसे ले जाओ, है ना। और फोर्थ क्या था कि दे इंसिस्ट ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और कोई खास सिक्योरिटी नहीं लेते थे, उन्हें पता होता था कि ओके, दो चार जानों को के सामने वो क्या करते थे, उनको पैसे दे देते थे, उनके गवाह बन जाते थे, है ना। तो दे हैव द प्लस, उस समय लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग द इंटीमेट नॉलेज अबाउट द करेक्टर एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जो है बोरोवर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था, दे वो मतलब लोन ईजिली प्रोवाइड करते थे, बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इन दिस पॉइंट। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो फिर भी क्या है, मनी लेंडर्स जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, दबा के एक्सप्लॉइट किया। मुंशी प्रेमचंद की कभी कहानी पढ़ी है ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, उसमें आपको ये बहुत आपकी जो दर्दनाक कहानी आपको पढ़ने सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 से 50% देख रहे हैं, 24%। अगर आज आप बैंक में चले जाइए, अगर आपको कोई 10% ब्याज बोले ना, आपको बहुत हाई लगता है। सोचो, वो 24 से 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, और देवर इंडल्ज इन द माल प्रैक्टिसेस, है ना। वो इलिटरेट होते थे लोग, तो उसका फ़ायदा उठाते थे, देवर टेकिंग द एडवांटेज, बिकॉज द फार्मर्स वर देवर नॉट हैविंग मच नॉलेज, ओके, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और लास्ट में क्या आपका, दे ऑल्सो फोर्स द बोरोवर्स टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। मैंने ऑलरेडी बता दिया, उनको ये क्या करते थे कि एक तरह का कंपेल करते थे कि आपकी कम रेट पे ही आप फसलें बेचिए, है ना। तो ये भी दिक्कत थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी नॉन इंस्टीट्यूशनल में। तो ये सब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब रियलाइजिंग द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स, उन्होंने क्या किया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया कि भैया रेगुलेट करो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, उनको आप क्या करिए, रेगुलेट करो, है ना, सॉरी, उनको आप क्या करिए, रेगुलेट करिए,
ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब था गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने इसके लिए काम शुरू कर दिया, है ना। 1969 में इन्होंने नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया। अच्छा, नेशनलाइजेशन क्या होता है? बैंकों को क्या करना, अपने अंडर कंट्रोल करना है। नेशनलाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नेशनलाइज करना मतलब अपने अंडर करना। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली सरकारी बैंक खोलने शुरू कर दिए 1960 के बाद, 1969 के बाद, ताकि क्या हो सके, आप जो रूरल क्रेडिट है इसको आप रेगुलेट कर सकें। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। चलिए, ठीक है, अब आ जाइए इंस्टीट्यूशन पे। अब तो हो गए हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन हो गए, है ना, नॉन इंस्टीट्यूशन हो गए। अब सरकार ने 1969 में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो सीरियस हो गई रूरल क्रेडिट को लेके, ताकि अब वो क्या दे हैव, तो गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान बन गया कि इन्वेस्ट करें हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे या इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ बनाएं, ताकि जो फार्मर्स हैं ईजिली लोन अवेल कर पाएँ। चलिए, ठीक है, तो सिंस 1951 पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज़ बीन प्रोग्रेसिव। तो अब देखो 1951 में एक पॉलिसी ली गई थी एग्रीकल्चर क्रेडिट की, उसे क्या किया गया, उसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाया गया बाय इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द प्रोवाइडिंग टाइमली क्रेडिट एट ए रिजनेबल कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली क्या किया गवर्नमेंट को लगा कि अब यार अब टाइम आ गया है, इनको क्या करना चाहिए, अब इनको ईजी बेटर एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। जो वीकर सेक्शंस हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन्हें ईजिली लोन प्रोवाइड करना चाहिए। दे शुड हैव द ईजी एक्सेस टू द रूरल क्रेडिट, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने फिर 1970 आते आते, मैंने ऑलरेडी बता दिया था 1969 में तो उन्होंने क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो 1970 में गवर्नमेंट पॉलिसी ने क्या किया कि क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द रूरल एरियाज विद द हेल्प ऑफ कॉपरेटिव्स, है ना, डेवलपमेंट कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, देखिए कॉपरेटिव्स होते हैं कि एक मान लीजिए गांव है, उसमें क्या होंगे, जितने भी फार्मर्स होंगे उन सबको ऐड कर लिया जाएगा, और इन फार्मर्स की एक टीम बना दी जाएगी, एक ग्रुप बना दिया जाएगा। बेसिकली इसमें सब पैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्ट्री करेंगे, और जब कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो किसी एक अगर मान लो मेंबर को ज़रूरत है तो उसकी वो हेल्प कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने इससे वो चीज़ शुरू की अपने 1970 में। ठीक है, और 1971 में आते आते इन्होंने क्या किया, मल्टी एजेंसी अप्रोच ले ली। मतलब अब कोई एक एजेंसी नहीं होगी, मान लो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी या मनी लेंडर्स, अब बहुत सारे, मतलब फार्मर के पास अगर उसे पैसा लेना है तो बहुत सारे ऑप्शंस देने शुरू कर दिए। ठीक है, जो कि अच्छी बात थी। तो गवर्नमेंट ने 1971 में आते आते क्या अडॉप्टेड द मल्टी एजेंसी अप्रोच। फाइन, चलिए, क्लियर हुआ मेरी बात, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके अंडर देखिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दिया। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, आरआरबीज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो डेवलप स्टेट गवर्नमेंट्स के बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक ऐसी बॉडी होती है ना जो क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक्स को जो रूरल एरियाज़ हैं, ताकि वो क्या कर सकें, आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें, किसको, फार्मर्स को। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ये मान लीजिए फार्मर है, और इसे ये किसके पास जाएगा, बैंक के पास। अच्छा, बैंकों को कौन पैसा देगा, आपकी नाबार्ड। तो नाबार्ड पैसा देगी बैंकों को, बैंक पैसा देंगे आगे फार्मर्स को। तो आपको समझ में आ गया होगा नाबार्ड का क्या फंक्शन है। ठीक है, सो नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एज अ नेशनल लेवल फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो जितना भी एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है, कोई भी बैंक देता है, तो किसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, नाबार्ड के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि एपेक्स बॉडी है आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट का। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए, अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के फ़ायदे क्या हुए, जो मेन एडवांटेजेस, तो ये आ सके 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द यू कैन से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ, है ना। फार्मर्स को ईजिली क्या कर सकते हैं, वो मैक्सिमाइज इनकम कर सकते थे विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका मिनिमम होता था और फिक्स होता था, और सबको क्लियर होता था ताकि कोई किसी को लूट ना सके। ठीक है, और तीसरी बात है, इंस्टीट्यूशन एजेंसीज ऑल्सो क्या करते थे, आपको टाइम पीरियड बिल्कुल ईजिली डिफाइन करते थे कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, आपका ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। उन दोनों में जो डिस्टिंक्शन था, डिफरेंस था, वो बहुत ईजिली समझा देते थे, ताकि फार्मर्स को ईजिली समझ में आ सके कि उसे किसके लिए बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए। फिर आपका इंस्टीट्यूशन क्रेडिट और भी जो है एक्टिविटीज़ करने लग गया, जैसे परचेज ऑफ सीड्स, उसमें हेल्प करने लग गया फार्मर्स को। फर्टिलाइज़र्स कि कैसे सीड्स यूज़ करने हैं, कैसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, कब कब फसलें लगानी है, कब काटनी है। सो ऑल दीज थिंग्स उसमें भी उनको हेल्प करने लग गया। तो देखिए
अब इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसका शेयर देख लेते हैं एग्रीकल्चर में, मतलब 3,390 करोड़ जो है पहले के 1980 के आसपास जो है फार्मर्स लोन लेते थे अंडर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। फिर 90 में ये इंक्रीज़ हो गया और लेटेस्ट डाटा देखें 16-17 का जो कि 10,65,760 करोड़। अब इतने जो पैसा है वो बेसिकली इस साल जो है मतलब 16-17 के आते आते इतने लाख 10,65,760 करोड़ जो है लोग क्या करते हैं इतने अमाउंट का अब क्रेडिट लेते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर क्रेडिट जब भी मैं बोलूँगा तो एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। देखिए ये सोर्स क्या है, इसका सोर्स भी देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है क्या होता है? बजट, हर जो बजट पेश करती है ना सरकार, उससे पहले क्या होता है वो इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सब वहाँ से लिया गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले जो आपका इंस्टीट्यूशन आता है यह है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1900 मैंने बताया था कि 1970 में क्या किया गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। 69 के बाद, या आप कह सकते हो कि आफ्टर द 1960 गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस हुई, उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ना दो चीज़ें आती थी आपकी, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरी बात है आपका सेकंड थिंग दैट केम वॉज द लैंड डेवलपमेंट बिल्स, ओके सॉरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो कोऑपरेटिव बैंक्स आपके और दूसरी चीज़ आपकी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो आपको दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। तो अगर 3 मार्क्स का आपका अलग से क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो आप दो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, एक तो कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आपको 3 टायर में फंक्शन करता था। इसके 3 टायर होते थे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक आपके विलेज लेवल पे, ठीक है, एक आपके विलेज लेवल पे, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बोला जाता था, PACS, ठीक है। तो आपका सिंपल सी बात है, क्रेडिट जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है उसके 3 टायर होते थे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका रूरल एरिया या विलेज लेवल का, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट मैंने आपको बताया था अंडर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंदर आता था जो है आपका लैंड डेवलपमेंट बिल्स, अच्छा सॉरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्या है, टू द फार्मर्स, ओके, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली ये जो है आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ बेसिकली ये जो होता है ना लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये क्या करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार्मर्स को क्या करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं आपके फार्मर्स को, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब इन ये क्या कहते हैं, ये जो सोसाइटी है बेसिकली जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, इनको पैसा कहाँ से आता था, मैंने ऑलरेडी बताया, इनको पैसा आता था आपका नाबार्ड से, ठीक है। इनको पैसा कहाँ से आता था, इनको पैसा आता था नाबार्ड से, जो नाबार्ड है इन सबको पैसा प्रोवाइड करता था और वो आगे क्या करते थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो बाकी ये पढ़ सकते हैं कि मीडियम टर्म में क्या आता है आपका, परचेस ऑफ मशीनरी कैटल, शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें आती थी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने क्या किया, ठीक है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द 5 ईयर प्लान्स ऑल्सो। फिर नाबार्ड और गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाया, ठीक है। PACA मैंने बता दिया, जो विलेज लेवल का आपका जो टायर था कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। तो एज ऑफ मार्च 2016 देयर वर 93,600 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो PACS है ना, वो 93,300 आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बन गई विलेज लेवल पे, है ना, ठीक है। विद अ मेंबरशिप ऑफ 12.73 करोड़, है ना, 65% ऑफ रूरल पॉपुलेशन कवर कर दी गई अंडर, और 75% ऑफ द आपकी विलेजेस, ठीक है। और PACS प्रोवाइड द वास्ट नेटवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्रेडिट और थ्रू और द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब लॉन्ग टर्म की जरूरत क्यों होगी, लॉन्ग टर्म जब वो उसे लैंड बढ़ानी होगी, या जो अगर ज़मीन उसे मान लो किसी दूसरे को दी होगी, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे फिर उसे वापस लेनी है, तो पैसे दे के वापस लेगा ना, राइट। तो वो ऑल दोज थिंग्स उसके लिए उसे पैसा चाहिए, है ना। मान ली ट्रैक्टर लेना है, वो हैवी मशीनरी लेनी है, कंबाइन लेनी है, सो ऑल दोज थिंग्स द किसके पास जाएगा, किसान। फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए, उसके अंडर क्या किया, ये इस पर्पज़ के लिए लोन दिए गए, जिसे इसे क्या बोला जाता है, देखो लैंड मॉर्टगेज बैंक भी बोला जाता है,
एंड लैंड मॉर्टगेज बैंक्स एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन सम स्टेट्स, है ना, इसके नाम अलग अलग हैं तो वो देख सकते हैं आपका, ठीक है। ओके और 1929 से सिंस इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1929, लेकिन बाद में आप कह सकते हो 1970 के बाद इसे गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रेंथ किया। फाइन। सो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सो इसका स्ट्रक्चर था कि ये इट वाज इन अंडर द टू टायर। एक तो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एट द स्टेट एंड द प्राइमरी लेवल, ठीक है। सो ये इसके दो आप कह सकते थे कि सेंट्रल एक दो टायर पे काम करता था, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एट द स्टेट लेवल और एक था प्राइमरी लेवल, ठीक है। और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो दो लेवल पे था, एक तो आपका स्टेट लेवल पे बेसिकली और एक आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है जो आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है। फाइन। और इसको भी जो है आपका मोस्टली क्या है जो पैसा है कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो पैसा है आपका नाबार्ड प्रोवाइड करता है। इवन द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड द मनी। ओके, सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं बेसिकली पैसा प्रोवाइड करते हैं नाबार्ड को। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा है आपका रीफाइनेंस, सबसे ज़्यादा मतलब ये जो लैंड डेवलपमेंट बिल्स जो बैंक्स हैं बेसिकली उसको सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपका नाबार्ड पे करता है, ठीक है। नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका फंक्शन क्या था, लॉन्ग टर्म क्रेडिट था, है ना, जैसे पुराने डेप्ट देने हैं फार्मर्स को, इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेस ऑफ कॉस्टली एग्रीकल्चर इम्प्रूव इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी काफ़ी मॉडरेट होती थी, 11 से 12% के आसपास, ठीक है। और उसका जो टाइम पीरियड होता था 20 से 30 साल के बीच में होता था, ठीक है। चलिए, और इसके साथ उसको बाद में क्या किया कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया एग्रीकल्चर के साथ। अगर मान लो डेयरी का, अगर डेयरी फार्मिंग करनी है, फिशरीज़ में आपको करना है, सेरीकल्चर करना है, शिप आपको बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के लिए, है ना, फिशिंग के लिए अगर आपको फिशिंग अपना एक क्या कहते हैं जो फिशिंग का एक प्रोडक्शन है वो सेटअप करना है, तो ऑल दोज थिंग, पोल्ट्री फार्म हो गया, उसके लिए भी इसको इसके अंडर भी पैसा दिया जाना शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं कि जो द नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड द लैंड डेवलपमेंट स्टूड एट 714 एट द मार्च 2013 के हिसाब से 714 जो कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे आपके कंट्री में। और अभी आप गूगल करके फाइंड कर सकते हैं रिसेंटली कितना है। अच्छा, अब कोऑपरेटिव जो क्रेडिट था, मैंने बताया ना कोऑपरेटिव क्रेडिट, उसका इवैल्यूएशन क्या इवैल्यूएशन है, तो ये मेरे हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ पर दिस ईयर सिलेबस, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जैसे आपका SBI है ना, PNB है, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना। ओके, ICICI वो बैंक है आपका, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, PNB है, ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया PNB। तो ये सारे होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना बेसिकली, ठीक है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये भी क्या करते हैं, इन्होंने भी फील्ड, ये दे ऑल्सो स्टार्टेड एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट, यहाँ कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है। ओके, चलिए, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 1969 से पहले क्या होता था, आपका जो कमर्शियल बैंक्स थे वो कन्फाइंड होते थे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में। उन्हें ये लगता था कि अर्बन एरियाज़ जो पीपल हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, हैबिचुअल है बैंकिंग अपनी एक्टिविटीज़ करने में, रूरल एरिया के ज़्यादा अवेल नहीं करते बैंकिंग सर्विसेज, तो उन्हें बेसिकली जो है रूरल एरियाज़ में नुकसान होगा। तो जब वो रूरल एरियाज में बैंक ही नहीं खोलेंगे, और रूरल एरियाज़ में आपको पता है एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर भी हमारा क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 1969 के बाद जब गवर्नमेंट को लगा नहीं कि अब ये चेंज करना चाहिए, है ना, सो नाउ द थिंग्स हैड चेंज्ड आफ्टर द 1969, जो है बाकी जो, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि मल्टी एजेंसी अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई, है ना, उसके अंडर पे बहुत सारी एजेंसीज जितनी जो लोन देती है उन सबको गवर्नमेंट ने कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, इसका क्या पर्पस होते थे, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक ने क्या किया, मतलब देखिए कमर्शियल बैंक ओके, कमर्शियल बैंक मेड अ डीप इन रोड्स इन द रूरल बैंक्स ओपनिंग ब्रांचेस, अब उन्होंने ब्रांचेस खोलना शुरू कर दिए, ठीक है। दे वर इन चार्ज ऑफ द वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेइंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना। तो ये सब चीज़ों में उन्होंने क्या किया, रूरल फाइनेंस में उन्होंने उन्होंने क्या, अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन रूरल फाइनेंस कि 1975 में क्या किया, रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप करना शुरू कर दिया। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं ताकि फार्मर्स को वहाँ पे सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो आप इसके 5 से 7 पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एग्रीकल्चर बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली,
ठीक है, वो मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रपोर्शन, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, प्लॉट। तो बेसिकली सारा एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो भी क्या किया, कमर्शियल बैंक ने भी उसे कवर कर लिया। ठीक है, तो बाकी ये डाटा देख सकते हैं कि ये डाटा कितना है उनका, कि मतलब उन्होंने डायरेक्ट लोन्स कितने दिए है ना, 2000 करोड़ 1980 में, फिर इतने लाख करोड़ हो गया देखो 2016 में। ठीक है, कितना ज़्यादा 400 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया 35 साल में, है ना। तो ये डाटा आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ये भी डाटा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आरआरबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ रीजनल रूरल बैंक। अब ये कौन से होते हैं, ये बैंक होते हैं बेसिकली, इसका एम था रूरल एरियाज़ में बनाना। इसे बनाया गया था 2 अक्टूबर, जब मैं आज 2 अक्टूबर के दिन ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसका आरआरबी का आप कह सकते हैं आज बर्थडे है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 को इसको बनाना, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया जितने भी वीकर सेक्शंस हैं रूरल एरियाज़ में उनको पैसा प्रोवाइड करो, है ना। जितने भी एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, आर्टिसंस हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे मोटे जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, काम धंधे कर रहे हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करो, ताकि क्या हो, अपना एग्रीकल्चर भी अच्छा हो जाए, ट्रेड भी अच्छा हो जाए, कॉमर्स भी अच्छा हो जाए, इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाए, तो रूरल एरियाज़ का बेसिकली क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, अब आप पढ़ ही लेंगे इसके, आप बाद में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और रूरल बैंक्स के आपका बेसिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, डायरेक्टली आपका किसके अंडर आता है, आरबीआई के अंडर आता है। जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं आपके पूरे पूरे किसके कंट्रोल में है, आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं। और आपका जो आरआरबीस है वो आपके नाबार्ड क्या है, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नाबार्ड ऑल्सो। ठीक है, नाबार्ड जो है वो भी इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब नाबार्ड भी इसको क्या करता है, रीफाइनेंस करता है या पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि आरआरबीस, इनिशियली 5 आरआरबीस फॉर सेटअप इन 1975। तो ये सिंडिकेट बैंक है, मान लो इन्हीं की कोई ब्रांच थी। कि आरआरबी होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए पीएनबी है, उन्होंने क्या किया, एक गांव में अपनी ब्रांच खोल दी और ये बोल दिया कि ये आरआरबी है। तो ये आरआरबी जो, फिर ये जब आरआरबी इन्होंने बोल दिया तो ये नाबार्ड के अंडर आ गया। अच्छा, नाबार्ड के अंडर आ गया तो इनके कुछ रूल्स होते हैं नाबार्ड के, वो इसे फॉलो करने लग जाएंगे। और बेसिकली क्या कहेंगे कि बेसिकली ये फार्मर्स के लिए या बेसिकली विलेज लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कमर्शियल, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 19 दे द नंबर्स एंड इंक्रीज 196 इन जून 2005। ठीक है, विद 14513 ब्रांचेस। तो आप डाटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आरआरबी से वो स्टार्टिंग क्या होने लगे कि इन्होंने क्या किया कि जो आरआरबीज थे, क्या किया, उनको क्या कर दिया कि बाद में क्या किया, उनको मर्ज करना शुरू कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो जब बहुत सारे आरआरबीज हो गए, उनको मर्ज करना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा रिजल्ट, द नंबर ऑफ द आरआरबीज केम डाउन फ्रॉम 82 टू 82 टू फ्रॉम 196। कि बहुत सारे जो आरआरबीज थे उनको क्या कर दिया, कंबाइन करके बेसिकली कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, जैसे बैंक्स को आपको पता है बहुत सारे बैंकों को आजकल मर्ज किया गया है, वैसे ही क्या किया, आरआरबीज को भी मर्ज कर दिया गया। क्यों, ताकि क्या हो कि ऐसे देखो, मर्ज क्यों करते हैं, किसी बैंक को मर्ज इसलिए करते हैं ताकि उसका कैपिटल बेस जो है इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब ये पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लोन्स प्रोवाइडेड बाय द आरआरबीज, बेसिकली ये डाटा है, बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आपका 1999 या 2000 में इतने वो पैसे, इतने लाख करोड़ वो देते थे, फिर 17 में आते आते उन्होंने 205 टाइम्स बढ़ा दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसकी जो अचीवमेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। चलिए, आपको ईजिली अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आरआरबी को क्रिटिसाइज भी देखो किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब उसके कुछ डिसएडवांटेज थे अकॉर्डिंग टू द नरसिम्हन कमेटी की। आरआरबी के लो अर्निंग फैसिलिटी, देखिए सिंपल सी बात है, इसकी जो बैंक्स थे ना वो अर्न बहुत कम करते थे। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर आप इतने लो कॉस्ट पे आप लोन्स दोगे, बिना सिक्योरिटी के लोन्स दे दोगे, तो उससे एनपीए बढ़ जाएंगे। एनपीए मतलब जो जो पैसे वापस नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से क्या होने लग गया कि बर्डन बढ़ने लग गया सरकार पे। दूसरी बात है, रिकवरी पोजीशन लोन्स की नॉट सेटिस्फैक्ट्री, बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स होने लग गए, क्योंकि बहुत मिनिमम उस पर जो है चीज़ों पे क्या हो जाता, बेसिकली कंडीशंस पे लोन मिल जाता था। ठीक है, सो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन बहुत हाई था, सैलरीज देनी थी, उस हिसाब से इनकम हो नहीं रही थी। ठीक है, ओके। सो इन द मोस्ट केसेस बैंक्स फॉर फॉलोड द सेम ऑपरेशन ऐसा फॉलोड बाय द कमर्शियल बैंक, देयर फॉर द, और कई मायनों में जो आरआरबीस होते थे वो क्या करते थे, कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करते थे, है ना। कमर्शियल बैंक का देखो पर्पस क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। लेकिन जो आरआरबीस का कमर्शियल क्या है, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था। लेकिन कई बार क्या होते थे, अपने ही रास्ते से भटक के कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करने लग जाते थे। ठीक है, तो ये आप इसका डाटा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए,
ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म का होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा एक दो टॉपिक और रह जाएगा और ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी लंबी हो गई बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट से शॉर्ट करने की सोचता हूँ लेकिन क्या करूँ। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।